और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पल्लवी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। स्वागत है पल्लवी जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है रविंद्र जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहन सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है रोहन सिंह जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है निरंजन जी आपका। चारों मेहमानों का स्वागत। निरंजन जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और आरोप प्रत्यारोप की बारिश होना ही लाजमी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया है, उस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो महिलाओं का मंगलसूत्र बेच सकती है और कांग्रेस सोने को बेचकर जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे सकती है। देखिए सुनील जी, हमारे यहाँ जिस तरीके से चुनावी राजनीति के अंदर वार प्रतिवार होता है, मेरे हिसाब से इसके अंदर ये बात की जो चीजें हैं, ये जिसको कहते हैं ना, एक होता है राजनीतिक पार्टियों का फंडा, उसके बाद में एजेंडा, उसके बाद में प्रोपेगेंडा। कहीं ना कहीं आपने समझ लीजिए ये दोनों तरफ से ही होता है। इसके अंदर आप केवल प्रधानमंत्री जी के शब्दों को उपयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से वो इस तरफ बात हो जाएगी, वो न्याय नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव से पहले जिस तरीके से विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई तो इस देश के अंदर दोबारा से आगे से चुनाव नहीं होने देंगे, यानी कि देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि 2019 के बाद 2024 तक लगातार तमाम राज्यों के चुनाव हुए और लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है। और कदापि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से भी पिछले महीने डेढ़ महीने से एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से चुनाव 2024 के चुनाव जीत करके आएगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल के संविधान को खत्म कर देगी, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे संविधान हटा देगी और आगे से ना यहाँ पे कोई चुनाव होंगे, ना यहाँ पे कोई लोकतंत्र होगा, ना प्रजातंत्र होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चीजें थी ये भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कथन या उनके मैनिफेस्टो में कहीं कभी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने एक अपना एजेंडा तैयार किया या अपना एक प्रोपेगेंडा तैयार किया, कहीं ना कहीं आज मान लीजिए इन्हीं के कांग्रेस के कुछ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयानों को उद्धृत करके आज नरेंद्र मोदी जी ने भी कदापि उसी टाइप की बात कर दी कि जो बात हो सकता है कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको और हमारे को असंभव लगे, लेकिन वास्तविकता क्या है पता है आपको अश्विनी जी? वास्तविकता ये है कि कोई ये कहे कि हम दूध के धुले, हमें इस चीज को कतई नहीं मानता। चाहे इसके अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को ले लें, चाहे इसके अंदर आप विपक्ष को ले लें, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए हिंदू मुसलमान करती है तो विपक्ष क्या करता है? विपक्ष कहता है हिंदुओं के अंदर जाट अलग, ठाकुर अलग, गुर्जर अलग, ब्राह्मण अलग, बढ़िया अलग, शेड्यूल क्लास अलग। यानी कि कहने का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी देश को दो धर्मों के बीच में बांटती है, तो वो ही विपक्ष इसको जातिवाद के अंदर कहते हैं जातिगत जनगणना कराएंगे। क्या मतलब है इस बात का? जब विपक्ष ये बात कहता है कि हम पीडीए का विकास करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्या कहां तक उचित है? आप ये भी कह सकते हैं कि हम इस देश के हर एक उस व्यक्ति का विकास करेंगे जो मुख्य धारा के अंदर नहीं है, ये कहें कि जो आज समझ लीजिए एक कुपोषण का शिकार है या जो आज गरीबी का शिकार है, हम उन तमाम लोगों का हम विकास करेंगे। उसके अंदर फिर आप ये जात, ये पिछड़ा अगड़ा, ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए सीधी सी बात आपको मैं बताऊं सुनील जी, ये भी आपको समझनी चाहिए, अगर आप वास्तव में अगर विकास करना चाहते हैं तो दो ही जाति होनी चाहिए, गरीब और अमीर। तो अमीर तो सफल होता है, लेकिन गरीब किसी भी जाति को ऐसा नहीं है कि कोई अगर ब्राह्मण है और अगर वो गरीब है और मान लीजिए उसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है तो उसको आप पीछे छोड़ देंगे। इस बात का क्या मतलब है ये बताइए आप मुझे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि पोलराइजेशन तो दोनों तरफ से है ना, जो एक जिसको कहते हैं बांटने की राजनीति के दोनों तरफ से है ना। कोई ये तो नहीं कह सकता कि हम जो है अपीसमेंट तो न दे रहे हैं, डेवलपमेंट टू आंस वाली बात कर रहे हैं। सबकी सब कोई किसी का अपीसमेंट कर रहा और पार्टी ने अपनी सुविधा अनुसार एक अपना सिस्टम पकड़ रखा है, या मान लीजिए अपने एजेंडा पकड़ रखा है, या अपना एक झंडा बना रखा है। अब इसके अंदर देखिए, जब जिसको कहते हैं कि जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के अंदर तो वार प्रतिवार ही होता है। अब आप अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए इस चीज में तो मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि वास्तव में 10 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी शासन काल के अंदर है और इनके पास इतना कार्य अगर इन्होंने किया है, और जिस तरीके से बताते हैं कि हमने 170 एयरपोर्ट बना दिए, हमने इतने 1000 किलोमीटर की रोड बिछा दी, हमने रेल लाइनों का नवीनीकरण करवा दिया, हमने आतंकवादियों पर लगाम लगा दिया, हमने ये जिसको कहते हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर हमने ये आमूल
आज प्रधानमंत्री जी को मेरे हिसाब से उन चीजों के ऊपर अपना भाषण का फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज जनता देखिए हमारे यहाँ मेरे को खुद समझ में नहीं आता सुनील जी की जब विपक्षी का भाषण होता है या विपक्षी का जब उद्बोधन होता है तो उसके अंदर वो 75% सत्ता पक्ष के ऊपर अटैक करता है और 25% बनाता है। तो मेरे हिसाब से सत्ता पक्ष से 75% अपना रोड अपना जो किया हुआ काम है अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो रखना चाहिए और 25% केवल 25% आक्रमण विपक्ष से करना चाहिए। लेकिन आज मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तमाम राजनीतिक मंचों से तमाम राजनीतिक रैलियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता है, जितने भी स्टार प्रचार के इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी, वो अपने भाषण के अंदर 90% केवल और केवल विपक्ष के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए जनता आज ये सुनना चाहती है कि हमने आपको 10 वर्ष से प्रधानमंत्री बना के रखा है, आप हमें ये बताइए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर आपने ये किया और उन चीजों के ऊपर अगर प्रधानमंत्री जी फोकस रखेंगे। हाँ, विपक्ष का और अपना मूल्यांकन जरूर बात है कि विपक्ष के कार्यकाल में ऐसा होता था, हमारे कार्यकाल में ऐसा हुआ है। अब तो वो एक दिन को कहते हैं मेरे हिसाब से सार्थक भाषण होगा। बाकी इसको देखिए इसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी जी ने वो बोल दिया, तो ऐसे और अगर हम तमाम राजनीतिक भाषण की बात करें तो हमारे ठीक है सर, सुन लिया मैंने आपको। निरंजन जी, आपने सुना होगा दोनों पैनलिस्ट को, प्रवक्ताओं को, बीजेपी के और समाजवादी पार्टी को। सवाल सर मेरा आपसे ये है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें करेंगी जनता को रिझाने को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं को भी आप सुन रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ की सभाओं को सुन रहे होंगे, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की तरफ से अपनी अपनी सभाएं की जा रही हैं और मनगढ़ंत एक दूसरे पर आरोपी बरसात की जा रही है। लेकिन जनता वो डिसाइड करेगी किसने धरातल पर काम किया, किसने नहीं किया। ये दोनों प्रवक्ताओं की बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं और किसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है इस देश का कि जो जनता का जनादेश है, बहुत सारे लोग यही है कि विपक्ष पिछले 8-10 वर्षों से इस जनादेश का भी अपमान करता है। क्योंकि जब भी आप देख रहे हैं कि विपक्ष जहाँ जहाँ चुनाव हारता है वहाँ ईवीएम के या किसी भी हमारी जो संवैधानिक संस्था है उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। अभी आज की तारीख में अगर आप चुनावों को देखेंगे तो आज तमाम विपक्ष ये बात कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी को 150 सीटें नहीं आएंगी। और उसके बाद में जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं वैसे ही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर कब्जा हो गया, ईवीएम पे कब्जा हो गया। तो मेरा ये मानना है कि जनता तो उस समय ठगी सी महसूस करती है कि जब जनता के जनादेश का भी अपमान किया जाता है। ये बात मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूँ और बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ। थोड़ी सा पीछे की बातों को केवल आप 4 महीने पहले जाइए, जब 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा था उस समय यही विपक्ष इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी घर बैठ रही है और जनता जो है वो विपक्ष यानी कि कांग्रेस को या तमाम विपक्षी दलों को जनता जनादेश दे रही है। और उसके बाद में जैसे ही आपने देखा होगा कि रिजल्ट आए, जैसे चुनाव परिणाम आए, वैसे ही एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये तो ईवीएम सेट थी, इस ईवीएम को ये गड़बड़ी कर दी, उस ईवीएम को वो गड़बड़ी कर दी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम विपक्षी लोगों से ये वचन देना चाहता हूँ कि अगर आज आप ये बोल रहे हैं कि जनता जनादेश देगी तो उसके बाद में 4 जून के बाद में जो भी परिणाम आए आपके पक्ष में आए, अगर आपके विपक्ष में आप उसको शहर जनता का जनादेश स्वीकार करेंगे, वरना तो आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर जनता का जनादेश को जिसने स्वीकार ही नहीं किया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की 2020 के अंदर 23.5 करोड़ लोगों के द्वारा चुनकर किया है और हमारे यहाँ आपके टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए विद्वान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं ये आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। भाई इसका मतलब आपने 23.5 करोड़ लोगों ने जिन्होंने चुना, आपने तो उनकी समझ के ऊपर सवाल उठा दिया। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि 23.5 करोड़ लोग गलत थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जनता ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी कि जब उसके जनादेश को भी नहीं माना, जबकि लोकतंत्र के अंदर ये और हर एक चीज के अंदर यहाँ जनता को बेवकूफ बना दिया, जनता को भरमा दिया। क्या कोई व्यक्ति जनता को बेवकूफ बना सकता है? जनता यानी कि बेवकूफ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे बड़ा इस देश के अंदर आज की तारीख में तो पाखंड यही कर रहा है कि इस जनता के निर्णय को भी, जनता के जनादेश को भी अपमानित किया जाता है, चाहे जनता को बेवकूफ बनाने का नाम लेकर के किया जाता हो
चाहे तमाम जो संवैधानिक व्यवस्था है उनके ऊपर सवाल उठा करके किया जाता हो, वही सुप्रीम कोर्ट जब हमारे पक्ष में निर्णय दे दे, जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए वो जब चूड़ी टाइट कर दे और SBI को यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस चीज के लिए मजबूर कर दे कि 15 मार्च तक आपको इस चीज को एक्सप्लोर करना है, तब तो सुप्रीम कोर्ट सही हो जाता है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जब इस चीज को मानने से इनकार कर दे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये घोटाला है, तो उस बात को सुप्रीम कोर्ट की वो बात इनको समझ में नहीं आती। अब मेरे को यही चीज समझ में नहीं आई, मेरी जनता अब करे तो क्या करे, जनता के सामने जवाब देंगे और 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। का लोकसभा चुनाव चल रहा है और आरोपों की बरसात होना लाजमी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। रंजन जी आपका, पल्लवी जी आपका, रविंद्र जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।